कहते हैं हर इंसान के अंदर एक गिल्ट जरूर छिपा होता है। कोई डर के कारण उसको दबा देता है तो कोई उसकी कीमत चुका दे। लेकिन अगर किसी दिन वो गिल्ट खुद चलकर आपके दरवाजे तक आ जाए और बदले में आपसे किसी अपने की कुर्बानी मांगे तो आप क्या करेंगे? आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी डिस्टर्बिंग साइकोलॉजिकल हॉरर थ्रिलर की जो दिखने में धीमी है पर हर सीन के पीछे छिपा है एक सवाल। क्या इंसाफ सिर्फ कोर्ट में होता है या भगवान भी कभी अपना हिसाब मांगता है? ये कहानी है एक सर्जन की, डॉक्टर स्टीवन मर्फी की, जिसकी जिंदगी बाहर से बिल्कुल परफेक्ट लगती, खूबसूरत पत्नी, 2 बच्चे और एक सफल करियर। लेकिन एक दिन उसकी मुलाकात होती है मार्टिन नाम के एक अजीब से लड़के से। शुरुआत में तो सब नॉर्मल लगता है पर जैसे जैसे स्टीवन की फैमिली उस लड़के के करीब आती, अंधेरे में छिपे हुए राज धीरे धीरे सामने आने लगते। फिल्म आगे बढ़ती है तो एहसास होता है कि ये कहानी सिर्फ एक सर्जन और एक लड़के की नहीं है, बल्कि ये एक मॉडर्न ग्रीक ट्रेजेडी है जहाँ कर्म और कुर्बानी एक ही सिक्के के 2 पहलू बन जाते। हर सीन के साथ डर बढ़ता जाता है और आखिर में ये फिल्म आपसे वो सवाल पूछती कि अगर अपने किसी गुनाह की कीमत तुम्हें खुद नहीं बल्कि तुम्हारे परिवार को चुकानी पड़े तो क्या तुम सच में निर्दोष कहलाओगे? वेल, ये सवाल बहुत डीप मीनिंग के लिए आता है। इसलिए अब और समय को ना गवाते हुए चलिए जल्दी से शुरुआत करते हैं आज की इस कहानी की जो इंसान की नैतिक सीमाओं को झकझोर दी और आपको सोचने पर मजबूर कर देती कि क्या ये सजा थी या फिर भगवान का न्याय। हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग द किलिंग ऑफ ए सीक्रेट डियर। इस कहानी की शुरुआत होती है एक बेहद अनसेटलिंग और इंटेंस सीन से। स्क्रीन पर हमें एक खुले हुए इंसानी दिल की सर्जरी शॉट दिखाया जाता। कैमरा बहुत करीब से उस दिल की धड़कन पर फोकस करता है और बैकग्राउंड में सिर्फ मॉनिटर की बीप की आवाज सुनाई दी। ये शुरुआत ही इस फिल्म के टोन को सेट कर देती। ये कोई आम हॉरर फिल्म नहीं है बल्कि एक मनोवैज्ञानिक यात्रा है जो इंसान के भीतर छिपे गिल्ट, सजा और इंसाफ के डर को दिखाने वाली। इस सर्जरी को कर रहा है डॉक्टर स्टीवन मर्फी, एक बेहद सफल और प्रोफेशनल हार्ट सर्जन। बाहर से वो शांत, सधा हुआ और परफेक्ट दिखता है। उसकी जिंदगी व्यवस्थित है, उसका परिवार सुखी है और समाज में उसका बहुत सम्मान है। लेकिन जैसे जैसे ये कहानी आगे बढ़ती है हम समझते हैं कि इस आदमी की अंदरूनी दुनिया उतनी परफेक्ट नहीं है जितनी बाहर से दिखती। अब सर्जरी के बाद स्टीवन एक कैफे में जाता है। वहाँ पर वो एक लड़के से मिलता है जिसका नाम है मार्टिन। ये मुलाकात अजीब तरह से औपचारिक और अटपटी लगती है। स्टीवन उसे एक महंगी घड़ी गिफ्ट करता है और कहता है कि तुम इसके लायक हो। मैं जानता हूँ कि आप यहाँ पर सोच रहे होंगे कि आखिर ये लड़का कौन है और स्टीवन उससे इतना अजीब व्यवहार क्यों कर रहा है। धीरे धीरे सामने आता है कि मार्टिन के पिता की मौत स्टीवन की हार्ट सर्जरी के दौरान हुई, यानी स्टीवन को उसके प्रति कुछ गिल्ट या फिर बोल सकते हैं कि अपराध बोध है। शायद इसीलिए वो उससे मिलने, बात करने और किसी तरह उसकी जिंदगी में अपनी उपस्थिति दिखाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन उनकी बातचीत में एक अनजाना डर और काफी अनकंफर्टेबल सी चीज महसूस होती है। अब फिल्म हमें दोबारा स्टीवन की घरेलू जिंदगी में ले जाती है। उसकी पत्नी एना भी एक डॉक्टर है, वो आंखों की सर्जन है। उनके 2 बच्चे हैं, किम और बॉब, जो 15 और 12 साल के। ऊपर से सब कुछ परफेक्ट लगता, उनका घर खूबसूरत है, उनके पास सब कुछ है और परिवार एकदम व्यवस्थित जीवन जीता है। लेकिन ये सब एक दिखावा है। उनके घर में एक अजीब सी औपचारिकता है, जैसे ये सब लोग अपनी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। स्टीवन और एना के बीच प्यार से ज्यादा एक रूटीन झलकता है। एक सीन में तो एना बिना किसी भाव के कहती है जनरल एनेस्थीसिया और स्टीवन बिना कुछ बोले बस उसकी तरफ देखता है। ये उनके फिजिकल होने का एक कोड वर्ड जहाँ पर वो दोनों बिना किसी फीलिंग्स के एक दूसरे के साथ फिजिकल हो। ये दिखाता है कि उनके बीच का रिश्ता अब इमोशनल नहीं बल्कि बस एक आदत बन गया है। अब ऐसे ही एक दिन स्टीवन मार्टिन को अपने घर पर बुलाता है ताकि वो उसे अपने परिवार से मिलवा सके। मार्टिन एक नॉर्मल, विनम्र और थोड़ा सा अजीब लड़का है। वो स्टीवन के बच्चों से जल्दी ही घुल मिल जाता है। परिवार उसको पसंद करता है, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक होती है, जैसे वो यहाँ पर किसी मकसद से आया हो। कुछ समय के बाद मार्टिन स्टीवन को अपने घर आने का न्योता देता है। स्टीवन उसके घर जाता है और उसकी माँ से मिलता है। डिनर के दौरान माहौल बहुत फॉर्मल और थोड़ा अजीब। बातचीत के बाद मार्टिन की माँ स्टीवन को सटली सिड्यूस करने की भी कोशिश करती, जैसे वो किसी पुराने कर्ज का बदला लेना चाहती या फिर सिंपैथी पाना चाहती। स्टीवन अनकंफर्टेबल होकर वहाँ से चला जाता। अब इस सीन के बाद से इस फिल्म का टोन थोड़ा सा बदलने लगता, जहाँ कुछ दिनों के बाद स्टीवन का बेटा बॉब स्कूल से घर आता।
वो कहता है, डैड मुझे अपने पैर महसूस नहीं हो रहे हैं। शुरुआत में तो स्टीवन इसको मजाक समझता है, लेकिन जब बॉब गिर जाता है और चल नहीं पाता तो सब घबरा जाते हैं। अस्पताल में स्टीवन उसको चेक करवाता है। एमआरआई, ब्लड टेस्ट, सब कुछ नॉर्मल आता है। डॉक्टर कहते हैं कि बॉब तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन बॉब अब चल नहीं पा रहा है। इस घटना के बाद से हालात और बिगड़ते हैं। बॉब को खाना खाने में भी दिक्कत होने लगती है। वो कमजोर होने लगा है। स्टीवन का दिमाग अब डर से भर चुका है। स्टीवन मार्टिन से मिलता है और उससे पूछता है कि क्या उसको इस बारे में कुछ पता है। मार्टिन बहुत शांत होकर कहता है, इट्स द बिगनिंग, यानी कि ये तो बस शुरुआत है। जल्द ही तुम्हारी बेटी भी चलना बंद कर देगी। स्टीवन को लगता है कि शायद ये पागलपन है और मार्टिन पागल हो गया है, लेकिन कुछ ही घंटों के बाद उसकी बेटी किम भी चल नहीं पाती है। ये देखकर स्टीवन हिल जाता है। अब मार्टिन उससे कहता है कि ये सब एक संतुलन है। उसके पिता की मौत के बदले में अब स्टीवन के परिवार को ये सब भुगतना होगा। वो काफी कामली कहता है, पहले तुम्हारे बच्चे चल नहीं पाएंगे, फिर वो खाना छोड़ देंगे, फिर उनकी आंखों से खून निकलेगा और अंत में वो मारे जाएंगे। लेकिन तुम्हारे पास अपने परिवार को बचाने का एक मौका है, यानी कि एक तरीका। अगर तुम इनमें से किसी एक को खुद मार दो तो बाकी लोग बच जाएंगे। ये सुनकर स्टीवन बोलता है कि मेरे साथ मजाक मत करो, मेरा परिवार मुसीबत में है। इसलिए वो गुस्से में मार्टिन को छोड़कर वहाँ से चला जाता है। लेकिन घर लौटते ही जब वो अपनी बेटी को देखता है जो अब चलना बंद कर चुकी थी, तो उसका डर हकीकत बन जाता है। स्टीवन का पूरा भरोसा हिल चुका था। वो अपनी साइंटिफिक सोच से बाहर नहीं निकल पा रहा था। उसे लगता है कि इसका कोई मेडिकल कारण जरूर होगा। इसीलिए वो हर डॉक्टर से मिलता है, हर टेस्ट करवाता है, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकलता। घर का माहौल डर और अफरा तफरी से भर जाता है। बॉब और किम व्हील चेयर पर बैठे हुए हैं। दोनों ने ही खाना बंद कर दिया है, जिसको देखकर एना अब स्टीवन पर ही शक करने लगती है। उसको एहसास होता है कि कहीं ये उसके अतीत से तो जुड़ा नहीं। ऐसे ही एक दिन एना खुद मार्टिन से मिलने जाती। वो उसे मनाने की कोशिश करती है कि अगर ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है तो प्लीज इसे बंद कर दो। लेकिन मार्टिन बहुत शांति से कहता है, डॉक्टर मर्फी के पिता की तरह मेरे पिता भी अब वापस नहीं आएंगे, इसीलिए संतुलन बनाना जरूरी है। एना को अब यकीन हो जाता है कि ये कोई नॉर्मल लड़का नहीं, शायद ये कोई अलौकिक शक्ति का प्रतीक है या स्टीवन के गिल्ट का जीवंत रूप। ये सब देखकर स्टीवन अब बेकाबू हो जाता है। वो मार्टिन को पकड़ता है, वो उसको बांध देता है और पीटना शुरू करता है। वो चाहता है कि मार्टिन ये सब कर्ज खत्म करे, लेकिन मार्टिन शांत स्वर में कहता है, यू कांट स्टॉप इट, इट्स जस्टिस। उसकी आंखों में ना डर है ना दर्द। ये देखकर स्टीवन का दिमाग पूरी तरह से हिल जाता है। वो समझ नहीं पा रहा है कि ये सब सच है या फिर उसका भ्रम। वो हर रात अपनी गलती के बारे में सोचता है कि क्या सच में उसने मार्टिन के पिता की जान गलती से ली थी। क्या वो खुद को भगवान समझने लगा था जो अब अपने किए की सजा भुगत रहा है। उसका परिवार टूट चुका है, उसके बच्चे व्हीलचेयर पर हैं, उसके घर में सन्नाटा है। किम जो पहले मार्टिन को पसंद करती थी अब डर और प्यार के बीच में फंसी हुई है। वो फोन पर उससे बात करती है और कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, बस हमें माफ कर दो। जिस पर मार्टिन जवाब नहीं देता है, लेकिन वो इतना जरूर कहता है कि तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या करना है। एना भी अब मानसिक रूप से टूटने लगती है। वो स्टीवन से कहती है, अगर तुमने अभी नहीं चुना तो हम सब मारे जाएंगे। शायद मुझे ही मर जाना चाहिए ताकि बाकी बच जाए। लेकिन स्टीवन कुछ नहीं बोलता। उसकी आंखों में अब कोई इंसानियत नहीं बची है। जिसके बाद ये कहानी अपने सबसे डरावने मोड़ पर पहुंचती है। स्टीवन अपने परिवार को बेसमेंट में ले जाता है। वो खुद उन्हें कुर्सियों पर बैठाता है, वो उनकी आंखें बांध देता है। वो खुद एक राइफल लेकर बैठा होता है और खुद को कुर्सी पर घुमाना शुरू करता है। वो अंधेरे में घूमता है और बिना देखे गोली चलाता है ताकि उसका ये चयन न्यायपूर्ण हो। पहली गोली चूक जाती, दूसरी गोली भी चूक जाती, लेकिन तीसरी गोली लगती है और बॉब मारा जाता है। स्टीवन कुछ पल तक वहीं बैठा रहता है। उसकी सांसें भारी है, आंखों में कुछ नहीं बचा। वो बस जमीन पर पड़े अपने बेटे को देखता है, लेकिन उसकी आंखों से कोई आंसू नहीं निकलता। उसके अंदर कोई भावना नहीं बची। ऐसा लग रहा है जैसे उसने अपने बेटे को नहीं, अपने अंदर की आत्मा को मारा हो। जिसके बाद हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है। स्टीवन, एना और किम एक कैफे में बैठे हो। अब सब कुछ नॉर्मल दिखता है। किम अब चल रही है, सब कुछ मानो फिर से नॉर्मल हो गया। तभी दरवाजा खुलता है और मार्टिन अंदर आता है।
वो चुपचाप बैठकर उनको देखता है। उनकी नजरें कुछ सेकंड्स के लिए मिलती है, फिर स्टीवन उठता है, बिल चुकाता है और बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। किम एक पल के लिए पीछे मुड़कर देखती, उनकी आंखें मिलती है और वहीं पर स्क्रीन धीरे धीरे फेड आउट हो जाती, जिसके साथ ये कहानी यहीं पर खत्म। लेकिन इस फिल्म का ट्रू मीनिंग अब शुरू हो। द किलिंग ऑफ ए सेक्रेड डियर असल में एक मॉडर्न ग्रीक ट्रेजेडी है। ये फिल्म एक ग्रीक मिथक जिसका नाम इफिजीनिया है उसके ऊपर लूजली आधारित, जिसमें राजा एगामेम्नन को अपनी बेटी की बलि देनी पड़ती ताकि देवी आर्टेमिस शांत हो जाए। यहाँ स्टीवन आधुनिक जमाने का वही आगामेम्नन है जो अपने अहंकार और गलती की सजा भुगत रहा है। मार्टिन कोई साधारण लड़का नहीं है, वो स्टीवन के अंदर के गिल्ट का प्रतीक है। उसका कर्ज असल में स्टीवन की खुद की आत्मा है जो उसे उसके अपराध की याद दिला रही। वो डॉक्टर जिसने कभी खुद को भगवान समझा अब अपने परिवार को बचाने में असमर्थ है। उसकी साइंटिफिक सोच उसके नैतिक पतन के सामने बेबस हो जाती। ये फिल्म दिखाती है कि इंसान का गिल्ट कितना भयानक हो सकता है। वो बाहर से शांत दिख सकता है पर अंदर से टूटता चला जाता है। स्टीवन अपने गिल्ट को कभी स्वीकार नहीं करता, इसलिए उसकी सजा धीरे धीरे उसके परिवार पर उतरती है। इस फिल्म का अंत थोड़ा ठंडा और खामोश जरूर है, लेकिन उसका असर बेहद गहरा है। जब स्टीवन और मार्टिन की नजरें मिलती हैं, वो पल सिंबॉलिक है जो दर्शाता है कि स्टीवन अब भी उस गिल्ट से मुक्त नहीं हुआ है। उसने अपने बेटे को मारा जरूर, लेकिन उसके अंदर की सजा अब भी जीवित है। ये एक ऐसी कहानी है जो बाहर से एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर लगती है, लेकिन अंदर से ये ह्यूमन कंसाइंस और कर्मा की सबसे गहरी पड़ताल करती। अब पहली नजर में काफी लोग ये कहेंगे कि ये फिल्म काफी अजीब थी। कुछ लोग कहेंगे कि ये बस एक वियर्ड रिवेंज स्टोरी है, लेकिन असल में ये उससे कहीं ज्यादा है। ये फिल्म हमें सोचने पर मजबूर करती है कि अगर इंसान से कोई गलती हो जाए, चाहे वो जानबूझकर हो या अनजाने में, तो क्या वो अपने कर्मों से कभी सच में बच सकता है? स्टीवन मर्फी जो एक सफल हार्ट सर्जन है, अपने आप को भगवान समझने की भूल कर बैठा था। वो मानता था कि उसके हाथों में लाइफ और डेथ दोनों का अधिकार है, पर मार्टिन का किरदार इस फिल्म में एक चेतावनी, एक प्रतीक जो बताता है कि हर इंसान की हद होती है और जब वो उस हद को पार करता है तो न्याय अपने रास्ते से ही आता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर मार्टिन कौन था? क्या वो एक साधारण इंसान था या फिर किसी अदृश्य शक्ति का रूप? ये फिल्म इस चीज को कभी साफ नहीं बताती, लेकिन यही इसका सबसे डरावना हिस्सा है। मार्टिन का अस्तित्व शायद वास्तविक हो या सिर्फ गिल्ट का मैनिफेस्टेशन। स्टीवन के ज़मीर की आवाज जो उसे लगातार याद दिला रही थी कि वो किसी की मौत का जिम्मेदार है, क्योंकि याद रखिए गिल्ट एक ऐसा जहर है जो धीरे धीरे इंसान को अंदर से खत्म कर देता है। और शायद यही वजह है कि स्टीवन की दुनिया धीरे धीरे टूटने लगती है। पहले उसके बच्चों की तबीयत, फिर उसका खुद पर से भरोसा और आखिर में उसका अपना परिवार। मार्टिन का कहना है कि हर कोई अपने किए की कीमत चुकाता है। ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं था, बल्कि फिल्म का सेंट्रल थीम था। ये एक मॉरल इक्वेशन की तरह है जो कहती है कि हर गलती का बैलेंस कहीं ना कहीं रिस्टोर होता है। स्टीवन ने एक जान ली तो उसे भी एक जान देनी पड़ी। ये कर्म का सबसे निर्मम रूप है। अगर आप गौर करें तो फिल्म का हर सीन बहुत सिंबॉलिक है। घर में बढ़ती खामोशी, रोशनी की ठंडक और किरदारों के अनइमोशनल डायलॉग, ये सब मिलकर एक ऐसी दुनिया बनाते जहां इमोशंस मर चुके हैं। यहाँ हॉरर खून या फिर किसी छाया के अंदर नहीं था, बल्कि खुद इंसान के अंदर था। और जब स्टीवन आखिर में अपनी आंखें बंद करके अपने परिवार पर बंदूक तानता है तो वो दरअसल किसी को मार नहीं रहा होता। वो अपने अहंकार, अपने कंट्रोल इल्यूजन और अपनी फेक मोरालिटी को खत्म कर रहा होता है। वो उस इंसान का अंत करता है जो सोचता था कि वो भगवान के बराबर है। और यही इस फिल्म का सबसे पेनफुल मोमेंट, क्योंकि ये फैसला तर्क से नहीं बल्कि डर और न्याय के बीच के संतुलन से लिया जाता है। अब बात करते हैं इस कहानी के आखिरी सीन पर, जब स्टीवन का परिवार रेस्टोरेंट में बैठा हो। मार्टिन को देखता है। वो सीन काफी शांत है, कोई बहस नहीं, कोई चीख नहीं, बस एक कोल्ड एक्सेप्टेंस है कि जो हुआ वही होना था। और शायद ये स्टीवन की सजा से ज्यादा उसकी आत्मा की मृत्यु थी, क्योंकि उसने सिर्फ अपने बेटे को नहीं खोया था, उसने अपनी इंसानियत भी खो दी। तो दोस्तों,
द किलिंग ऑफ ए सेक्रेड डियर हमें यही सिखाती है कि सजा हमेशा बाहर से नहीं आती, कभी कभी वो हमारे अंदर से शुरू होती, कभी वो गुनाहों की याद बनकर आती है, कभी एक चेहरे के रूप में जो हमें आईना दिखाता है, और कभी उस चुनाव के रूप में जो हमें तोड़ देता है। और यही इस फिल्म की ब्रिलियंस है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं सुनाती, ये आपको रिफ्लेक्ट करने पर मजबूर करती। तो अगर आपने ये फिल्म देखी है तो शायद अब आप समझ गए हों कि इसका असली डर सुपरनैचुरल था ही नहीं, बल्कि इसका असली डर था मॉरल जस्टिस। वो डर जो हमें याद दिलाता है कि चाहे हम कितने भी शक्तिशाली क्यों ना बन जाए, न्याय हमेशा अपना रास्ता ढूंढ ही लेता है, और जब वो आता है तो सब कुछ छिन जाता है सिवाय हमारी खामोशी। सो विद ऑल दैट सेड, आज की इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन हमेशा की तरह हम आपसे जरूर मिलें, और वो भी एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। पर तब तक के लिए धन्यवाद।